उसकी एक बांह तोड़ दो ताकि वह फिर कभी कोई रिपोर्ट जैसी चीज न लिख सके। कैप्टन गजेंद्र राणा की जानवरों जैसी दहाड़ धूल भरे गोदाम में गूंज उठी। उसके आदेश पर विशालकाय सूबेदार हरपाल दहिया एक नीच मुस्कान के साथ 2 सैनिकों द्वारा पकड़ी हुई महिला सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह की पतली दाहिनी बांह को पकड़ लिया। कड़ाहट, एक बहुत ही स्पष्ट और भयानक आवाज ने शांत गोदाम की चुप्पी को चीर दिया। यह एक सूखी टहनी के बेबसी से टूटने जैसी आवाज थी। आहा! अन्या के मुंह से एक ऐसी दर्दनाक चीख निकली जिसे इंसान की मानना मुश्किल था। लेकिन इस पूरी त्रासदी को अंजाम देने वाले ये 3 शैतान नहीं जानते थे। गोदाम के बाहर घोर अंधेरे में एक पुरानी खिड़की की दरार से एक और जोड़ी आंखें यह सारा मंजर देख रही थीं। वे आंखें उस पीड़िता की आंखों से भयानक रूप से मिलती झुलती थीं जो अब दर्द से कराह रही थी, और उन आंखों में अपनी बहन के दर्द को देखने के लिए मजबूर एक असहाय भाई के खूनी आंसू और पूरी दुनिया को जला देने वाली भयानक नफरत एक साथ जल रही थी। वह अन्या सिंह का जुड़वां भाई सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह था। उसके कांपते हाथों में एक एन्क्रिप्टेड सैन्य सैटेलाइट संचार उपकरण हल्की रोशनी बिखेर रहा था। उसकी उंगलियों ने अंतिम ट्रांसमिशन बटन दबाया। भारतीय सेना के शीर्ष आपातकालीन संचार नेटवर्क पर केवल 2 शब्दों का अंतिम कोड भेजा गया था। ब्रोकन एरो, टूटा हुआ तीर। अब सब कुछ खत्म हो गया था। नरक के द्वार खुल गए थे और सोए हुए शेर के बच्चों को छूने की हिम्मत करने वाले मूर्ख भेड़ियों का न्याय करने के लिए एक विशाल तूफान जल्द ही आने वाला था। सभी घटनाओं की शुरुआत कुछ महीने पहले हुई थी, जब जुड़वां भाई बहन अन्या सिंह और अर्जुन सिंह ने भारतीय सेना की 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड में अपना पहला कदम रखा था। दोनों ने अभी भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक किया था और सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए नए अधिकारी थे। उनका आगमन पुरुषों के एक दृढ़ और बंद साम्राज्य में फेंके गए एक छोटे लेकिन तीखे पत्थर की तरह था। विशेष रूप से एक महिला अधिकारी के रूप में अन्या का आगमन पूरी यूनिट के लिए एक गर्म विषय था। गेट से गुजरते हुए भाई बहन पर अनगिनत अजनबी निगाहें पड़ रही थीं। उन निगाहों में सम्मान या स्वागत के बजाय चिड़ियाघर में एक दुर्लभ प्रजाति को देखने जैसी जिज्ञासा और यह गहरा अविश्वास मिला हुआ था कि एक लड़की, वह भी एक नौसिखिया लेफ्टिनेंट, क्या कर सकती है। दोनों ने उन सभी नजरों को नजरअंदाज कर दिया। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उनमें भावनाओं का कोई अस्तित्व ही न हो, ठंडे और भावहीन। वे सीधे बटालियन कमांडर के कार्यालय में गए और इस यूनिट के सर्वोच्च अधिकारी कर्नल भैरव सिंह शेखावत को अपनी नियुक्ति की सूचना दी। जय हिंद। आज से मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह इस यूनिट की दूसरी कंपनी की पहली प्लाटून की कमांडर के रूप में नियुक्त हुई हूं। जय हिंद। आज से मैं सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह बटालियन के खुफिया अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूं। दोनों की आवाज में एक गूंज थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। उनके सेवा रिकॉर्ड कार्ड पर लिखा था, दिल्ली के एक अनाथालय से कोई ज्ञात रिश्तेदार नहीं। वे ग्रीन हाउस में पले बड़े फूल नहीं थे, बल्कि कठोर मैदानों में उगे जंगली फूल थे। वे ऐसे उत्साही नए अधिकारी लग रहे थे जो अपनी काबिलियत से सब कुछ साबित करना चाहते थे, लेकिन उस असली पारिवारिक पृष्ठभूमि को कोई नहीं जानता था जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से मिटा दिया था। यह भयानक सच्चाई कि उनके पिता भारतीय सेना के 60 लाख सैनिकों को आदेश देने वाले, भारत का फौलादी दिल कहे जाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, और उनकी मां पूरी सेना की जीवन रेखा, आयुध सेवाओं की डायरेक्टर जनरल, एक 3 स्टार जनरल थीं। दोनों ने भारत में सबसे मजबूत ढाल को स्वेच्छा से नीचे रख दिया था और सबसे कठोर छाया में कदम रख रहे थे। उनका मिशन केवल सैन्य सेवा नहीं था, यह सेना के शीर्ष नेतृत्व के विशेष निर्देशों के तहत एक गुप्त घुसपैठ अभियान था। उनका लक्ष्य 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के सांप कर्नल भैरव सिंह शेखावत के भ्रष्टाचार के जाल को भीतर से नष्ट करना था, जिसके खिलाफ पिछले कई सालों से अनगिनत शिकायतें थीं, लेकिन जिसका असली चेहरा कभी सामने नहीं आया था। कर्नल भैरव सिंह शेखावत इस भ्रष्ट साम्राज्य का अदृश्य राजा था। वह एक धूर्त दिमाग और असाधारण व्यवहार कौशल वाला एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह बाहर से हमेशा अपने अधीनस्थों की परवाह करने वाले एक तर्कसंगत कमांडर होने का नाटक करता था,
लेकिन उसके भीतर एक क्रूर खिलाड़ी का खून बहता था जो अपने हितों के लिए देश के बजट और सैनिकों की जान को भी खुशी खुशी बेचने के लिए तैयार था। उसका दाहिना हाथ दूसरी कंपनी का कमांडर कैप्टन गजेंद्र राणा था। वह अपनी आक्रामक और हिंसक प्रकृति के कारण मानव बुलडोजर के रूप में जाना जाता था। वह कर्नल शेखावत का सबसे वफादार शिकारी कुत्ता था, जो उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को बेरहमी से कुचलने का काम करता था। उसका बायां हाथ क्वार्टर मास्टर सूबेदार हरपाल दहिया था। वह एक डांसिंग अवसरवादी और भ्रष्टाचार का प्रतीक था। वह कर्नल शेखावत को यूनिट की आपूर्ति सौंपकर पूर्ण निष्ठा दिखाता था। वह इस साम्राज्य के सभी काले धन के प्रवाह को प्रबंधित करने वाला खजांची था। जुड़वां भाई बहन का आगमन उनके इस मजबूत कार्टेल में पहली दरार थी। उन्होंने इन अजनबी नवागंतुकों को अपने तरीके से वश में करने या फिर उन्हें नष्ट करने का फैसला किया। जुड़वां भाई बहन की मुश्किलें नियुक्ति के पहले दिन से ही व्यवस्थित रूप से शुरू हो गईं। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह, कैप्टन गजेंद्र राणा ने उसे कंपनी कार्यालय में बुलाया। तुम्हें लड़ाकू शाखा का कोई अनुभव है? महिला होने के नाते कोई रियायत नहीं मिलेगी। कल सुबह पूरी कंपनी 20 किलोमीटर की तेज गति से फुल पैक मार्च करेगी। पीछे रहने की सोचना भी मत। यह एक नए प्लाटून कमांडर के लिए स्वागत नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से अनुशासन सिखाने और धमकाने का एक तरीका था। लेकिन अन्या बिल्कुल भी नहीं डरी। चिंता मत कीजिए कैप्टन साहब, मैं पीछे नहीं रहूंगी। उसके इस आत्मविश्वास भरे रवैये से कैप्टन गजेंद्र राणा की त्योरियां चढ़ गईं। दूसरी ओर खुफिया अधिकारी के रूप में नियुक्त अर्जुन सिंह को पहले दिन से ही अदृश्य विरोध का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट अर्जुन, ये वे फाइलें हैं जिन्हें तुम्हें आज से संभालना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस पर फाइलों का एक पहाड़ फेंक दिया। ये पिछले कई सालों की पुरानी खुफिया रिपोर्टें थीं जिन्हें ठीक से संसाधित नहीं किया गया था। उसने अर्जुन को कोई हैंडओवर नहीं दिया। वह चाहता था कि अर्जुन इस फाइलों के ढेर में डूब जाए। उस रात दोनों भाई बहन ने एक खाली क्वार्टर में एक दूसरे की थकान को सांत्वना दी। भाई, यह जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब लगती है, हम जानते थे, है ना? इसीलिए हमें और भी सतर्क रहना होगा। हम अकेले नहीं हैं। अर्जुन ने अपनी बहन के कंधे पर थपकी दी। उनकी पीठ के पीछे भारत के सबसे शक्तिशाली माता पिता खड़े थे, लेकिन वे उस ढाल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह उनकी अपनी लड़ाई थी। अगली सुबह कैप्टन गजेंद्र राणा के कहे अनुसार कंपनी का तेज गति से मार्च शुरू हुआ। 20 किलो से अधिक का पैक पहनकर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में बिना रुके दौड़ना एक नरक जैसी ट्रेनिंग थी। गजेंद्र ने उम्मीद की थी कि अन्या जल्द ही थककर हार मान लेगी, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरी तरह से गलत साबित हुईं। अन्या कंपनी के सबसे आगे बिना किसी लड़खड़ाहट के दौड़ रही थी। उसके छोटे शरीर से निकलने वाली अविश्वसनीय सहन शक्ति और मानसिक शक्ति को देखकर दूसरे सैनिक भी चकित थे। वह पीछे रह गए प्लाटून के सदस्यों का पैक उठाकर उनकी मदद कर रही थी और उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही थी। उसके इस प्रभावशाली प्रदर्शन से कैप्टन गजेंद्र राणा का अहंकार आहत हुआ। उसने जानबूझकर ट्रेनिंग के बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया और सैनिकों को और भी तेजी से दौड़ाया, लेकिन अन्या कभी नहीं गिरी। उसकी यह दृढ़ता उसे और भी गहरे खतरे में धकेल रही थी। इस बीच अर्जुन सिंह रात भर जागकर पुरानी फाइलों के ढेर से जूझ रहा था। वह उनमें भ्रष्टाचार के सुराग खोजने की कोशिश कर रहा था और अंत में उसने वह पा लिया। उसने पिछले कुछ वर्षों की गोला बारूद खपत रिपोर्ट में एक अजीब बात देखी। कागजों पर हर महीने हजारों राउंड गोला बारूद ट्रेनिंग में खर्च होने के रूप में दर्ज थे, लेकिन जो वास्तविक ट्रेनिंग शेड्यूल उसने पता लगाया था वह अलग था। ज्यादातर ट्रेनिंग खराब मौसम या उपकरणों की कमी के बहाने रद्द या कम कर दी गई थी। गायब गोला बारूद वे कहां गए? उसने अपने संदेह को यकीन में बदलने के लिए अपनी बहन अन्या से गुप्त रूप से मदद मांगी। अन्या, क्या तुम दूसरी कंपनी के वास्तविक गोला बारूद स्टॉक का पता लगा सकती हो? अन्या अपने भाई के अनुरोध पर तुरंत हरकत में आई। उसने अपने प्लाटून के सदस्यों का उपयोग करके चुपके से कंपनी के सभी गोला बारूद डिपो की जांच की और जो परिणाम वह लाई वह चौंकाने वाला था। कागजी स्टॉक और वास्तविक स्टॉक के बीच हजारों राउंड का भारी अंतर था। दोनों भाई बहन को यकीन हो गया। कर्नल भैरव सिंह शेखावत और उसके गुर्गे सैन्य गोला बारूद को बाहर बेच रहे थे।
उन्होंने सोचा कि उन्हें तुरंत इस तथ्य कर्नल भैरव सिंह शेखावत की सूचना शीर्ष अधिकारियों को देनी चाहिए, लेकिन उनके पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी अन्या ने अपने प्लाटून के एक सैनिक से एक अजीब बात सुनी। मैम, मैंने सूबेदार हरपाल दहिया को कई बार रात में चुपके से एक सैन्य ट्रक लेकर बेस से बाहर जाते देखा है। उसकी तेज अंतरात्मा जाग उठी। उसने फैसला किया कि उसे उस भूतिया ट्रक के गंतव्य का पता लगाना होगा। वह अपनी जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक जुआ खेलने वाली थी, और उस जुए के अंत में एक ऐसी भयानक त्रासदी उसका इंतजार कर रही थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसका असली नरक अभी शुरू हो रहा था। इसका अंत विनाश होना था, लेकिन वह पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वह एक सैनिक थी, जुड़वां भाई बहन का युद्ध दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ शुरू हुआ। जब बहन अन्या सिंह अग्रिम पंक्ति की प्लाटून में बाहरी हिंसा और दमन के खिलाफ लड़ रही थी, तो भाई अर्जुन सिंह बटालियन मुख्यालय के सबसे गहरे हिस्से खुफिया कार्यालय की ठंडी फ्लोरोसेंट रोशनी के नीचे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा था। उसका हथियार बंदूक नहीं, कलम था, और उसका युद्ध क्षेत्र ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि फाइलों का पहाड़ था। पिछले कुछ हफ्तों से वह रात भर जागकर बटालियन की सभी खुफिया रिपोर्टों और प्रशासनिक रिकॉर्डों को खंगाल रहा था। उसकी आंखें एक हैकर की तरह थीं, जो अर्थहीन लगने वाले नंबरों और शब्दों के बीच छिपे सच्चाई के टुकड़ों को खोज रही थीं। उसका पहला संदेह गोला बारूद खपत रिपोर्ट से शुरू हुआ था। कागजों पर 23वीं ब्रिगेड भारतीय सेना की सबसे अधिक ट्रेनिंग करने वाली इकाइयों में से एक थी, जो हर महीने हजारों राउंड लाइव गोला बारूद का इस्तेमाल करती थी। लेकिन वास्तविक ट्रेनिंग शेड्यूल और मौसम के आंकड़ों ने एक पूरी तरह से अलग कहानी बताई। 15 अगस्त, भारी मानसून वर्षा के कारण सभी फायरिंग ट्रेनिंग रद्द। लेकिन उस दिन 10:00 राउंड 5.56 मिमी गोला बारूद की खपत दर्ज की गई। 2 सितंबर, चक्रवाती तूफान की चेतावनी के कारण सभी बाहरी ट्रेनिंग पर रोक, लेकिन उस दिन 500 राउंड कचार स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर की खपत दर्ज की गई। ये बेतुके रिकॉर्ड थे। क्या भूतों ने गोलियां चलाई थीं? उसका दूसरा संदेह सैन्य आपूर्ति रजिस्टर से यकीन में बदल गया। उसने एक खुफिया अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करके विभिन्न कंपनियों के प्रशासनिक क्लर्कों के साथ दोस्ती की, और उसने अनौपचारिक रूप से वास्तविक आपूर्ति की स्थिति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। परिणाम चौंकाने वाला था। कागजों पर पिछले साल के अंत में पूरी बटालियन को नवीनतम पीवीएस चारक नाइट विजन गॉगल्स की आपूर्ति की गई थी, लेकिन वास्तव में सैनिक 10 साल से भी पुराने मॉडल का उपयोग कर रहे थे। सैकड़ों नए उपकरण कहां गायब हो गए थे? गायब गोला, बारूद और भूतिया उपकरण, वे सभी एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे। इस यूनिट के दिल में एक विशाल कैंसर कोशिका बढ़ रही थी, और उस कैंसर कोशिका के केंद्र में बटालियन कमांडर कर्नल भैरव सिंह शेखावत और उसके गुर्गे थे। अर्जुन को यह बाराकी भरा जानकर राहत मिली कि उसका विश्लेषण सही था, लेकिन साथ ही वह अपने भीतर उठते गुस्से को रोक नहीं सका। यह केवल भ्रष्टाचार से परे था। यह देश की सुरक्षा और सैनिकों के जीवन को दांव पर लगाने वाला एक स्पष्ट देशद्रोही कृत्य था। उसने सोचा कि उसे तुरंत इन सभी तथ्यों को दुनिया के सामने लाना चाहिए, लेकिन उसके पास अभी तक कोई निर्णायक सबूत नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि केवल कागजी विसंगतियों से उन धूर्त सांपों की पूंछ काटना संभव नहीं होगा। उसे उनके अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत की जरूरत थी, और वह सबूत खोजने वाला एकमात्र व्यक्ति उसकी बहन अन्या थी, जो अग्रिम पंक्ति से सीधे उनके भ्रष्टाचार को देख रही थी। उस रात जब सब सो रहे थे, दोनों भाई बहन बेस के सबसे सुनसान गोदाम के पीछे चुपके से मिले। अन्या, अर्जुन ने अंधेरे में अपनी बहन का चेहरा देखा। उसका चेहरा कुछ ही दिनों में और भी पीला पड़ गया था। उसकी बाहों पर नए चोट के निशान थे, जिसे उसने ट्रेनिंग के दौरान लगी चोट बताया था। भाई, मैं ठीक हूं, यह कुछ भी नहीं है। अन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उस मुस्कान के पीछे छिपे गहरे दर्द को पढ़ सकता था। उसने अपनी लाचारी पर मुट्ठी भींच ली। उसने अपनी बहन को वह सब कुछ बताया जो उसने पता लगाया था। गायब गोला, बारूद, भूतिया उपकरण और उनके पीछे कर्नल भैरव सिंह शेखावत और उसके गुर्गे। तो यह बात थी। अन्या ने सिर हिलाया।
यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसका उसे भी अस्पष्ट रूप से अंदेशा था। अन्या, मैं जानता हूं कि यह एक खतरनाक अनुरोध है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सूबेदार हरपाल दहिया का आपूर्ति गोदाम, वहां निश्चित रूप से कुछ है, या तो जाली बही, खाते या फिर चुराया गया सैन्य सामान। वह निर्णायक सबूत जिसकी हमें तलाश है। अर्जुन की आवाज में दृढ़ता थी। अन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगी। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वह अपने भाई के साथ इस खतरनाक युद्ध में कूदने के लिए तैयार थी। उस दिन के बाद अन्या ने कांटा बनने का फैसला किया। उसने अब चुपचाप सब कुछ सहना बंद कर दिया। उसने जानबूझकर सूबेदार हरपाल दहिया से भिड़ना शुरू कर दिया। सूबेदार साहब, मेरी प्लाटून को दिए गए नाइट विजन गॉगल्स इतने पुराने हैं कि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपको उन्हें नए से बदलना होगा। उसने कंपनी की बैठक में सबके सामने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाया। सूबेदार हरपाल का चेहरा सख्त हो गया। लेफ्टिनेंट साहिबा, तुम क्या कह रही हो? आपूर्ति नियमों के अनुसार वितरित की गई है। तुम अपने उपकरणों की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती और इसका दोष मुझ पर डाल रही हो? नहीं, मैंने खुद जांच की है। हमें जो मिला है वह नया नहीं, पुराना उपकरण है। कृपया कागजात फिर से जांचें। अन्या के इस आत्मविश्वास भरे रवैये से बैठक का माहौल ठंडा हो गया। उसने इस साम्राज्य के खजांची को सीधे चुनौती दी थी। उस दिन के बाद कैप्टन गजेंद्र राणा का उसके प्रति उत्पीड़न और भी खुला और क्रूर हो गया। उसने जानबूझकर ट्रेनिंग के दौरान अन्या की प्लाटून को सबसे कठिन मार्ग दिया। वह उसकी छोटी सी गलती का इंतजार करता और सबके सामने उस पर चिल्लाता और उसका अपमान करता। लेफ्टिनेंट अन्या, तुम्हारी वजह से पूरी प्लाटून मरने वाली है। एक कमांडर के रूप में तुम इस तरह की मानसिक स्थिति के साथ अपने लोगों का नेतृत्व कैसे करोगी? वह उसे चरम स्थितियों में धकेलकर उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन को यह सब दूर से देखना पड़ रहा था। वह हर रात अपनी बहन के घावों पर मरहम लगाता और माफी मांगता। यह मेरी वजह से है, मेरी वजह से तुम नहीं। यह हम सबकी लड़ाई है। मैं ठीक हूं भाई, मैं सह सकती हूं। अर्जुन दर्द में भी मुस्कुराना नहीं भूली। उसकी यह दृढ़ता अर्जुन के दिल को और भी दुखी कर रही थी। उनका खतरनाक संतुलन का खेल जारी था। वे धीरे धीरे बुराई की विशाल वास्तविकता के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, उन्हें जकड़ने वाली अंधेरी छाया भी गहरी होती जा रही थी। वे अभी तक नहीं जानते थे कि वे जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं वह कितना क्रूर और निर्दयी है, और यह कि उनका यह खतरनाक जुआ जल्द ही एक भयानक त्रासदी की प्रस्तावना बनने वाला है। भाग्य का समय चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा था। इसका अंत विनाश होना था, लेकिन वे कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वे सैनिक थे और भाई बहन थे। अन्या के लगातार दबाव ने सांप के बिल में हाथ डाल दिया था। कर्नल शेखावत और उसके गुर्गों को यह देखकर हैरानी होने लगी कि यह युवा शेरनी उनकी उम्मीदों के विपरीत आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी, खासकर जब उसने सैन्य आपूर्ति के मुद्दे को आधिकारिक तौर पर उठाना शुरू किया तो उनकी चिंता चरम पर पहुंच गई। हमें इस लड़की को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कर्नल भैरव सिंह शेखावत ने अपने गुप्त ठिकाने पर अपने गुर्गों को इकट्ठा करके धीमी आवाज में कहा, इससे पहले कि वह और उपद्रव करे, हमें उसकी टांगों को तोड़ना होगा। उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की चमक थी। उन्होंने अन्या को खत्म करने के लिए एक विस्तृत जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस बीच अन्या ने अपने भाई अर्जुन के साथ एक गुप्त मुलाकात के माध्यम से नई खुफिया जानकारी प्राप्त की। अन्या, एक सूचना मिली है कि सूबेदार हरपाल हर शुक्रवार रात 12 बजे एक सैन्य ट्रक लेकर चुपके से बेस से बाहर जाता है। गंतव्य बेस से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बंद निजी गोदाम बताया जा रहा है। क्या वह उनका गुप्त सौदा करने का स्थान है? निश्चित रूप से। मैंने जो जांच की है उसके अनुसार उस गोदाम का मालिक कर्नल शेखावत का साला है। सभी पहेली के टुकड़े जुड़ रहे थे। अन्या ने फैसला किया वह इस शुक्रवार की रात खुद उस जगह पर छापा मारेगी। यह अपनी जान जोखिम में डालने वाला एक खतरनाक जुआ था, लेकिन वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। उस भाग्यशाली शुक्रवार की रात जब चांद भी बादलों में छिपा हुआ था, घोर अंधेरे में अन्या एक भूत की तरह चली। उसने बेस के पिछले हिस्से की बाड़ को चुपचाप पार किया, जहां सुरक्षा ढीली थी, और तय स्थान की ओर बढ़ी। उसकी उम्मीद के मुताबिक
एक पुराना सैन्य ट्रक अंधेरे में दिखाई दिया। ड्राइवर की सीट पर सूबेदार हरपाल बैठा था। अन्या चुपके से ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गई। ट्रक चरमराते हुए अंधेरे में दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद ट्रक एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर स्थित एक विशाल गोदाम के सामने रुका। गोदाम के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अन्या ने सावधानी से ट्रक से उतरकर गोदाम की पुरानी खिड़की की दरार से अंदर झांका। गोदाम सैन्य बक्सों के ढेर से भरा था और उन बक्सों के चारों ओर कर्नल भैरव सिंह शेखावत, कैप्टन गजेंद्र राणा और सूबेदार हरपाल खड़े थे। वे अपने लूट के माल को देखकर संतुष्टि से मुस्कुरा रहे थे। इस बार का माल बहुत अच्छा लग रहा है, कर्नल शेखावत ने एक बक्सा खोलते हुए कहा। उसके अंदर चमचमाती नई केदो असॉल्ट राइफलें भरी हुई थीं। अन्या ने अपना विशेष रूप से बनाया गया छोटा कैमरा निकाला और उस सारे दृश्य को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी वहां कौन है? कैप्टन गजेंद्र राणा की तीखी चीख के साथ गोदाम की सभी लाइटें एक साथ जल उठीं। अन्या को एहसास हुआ कि वह एक जाल में फांस गई है। गोदाम का भारी लोहे का दरवाजा खुला और दर्जनों सांझांग आदमी लोहे की छड़ों के साथ अंदर घुस आए। वे कर्नल शेखावत द्वारा किराए पर लिए गए स्थानीय गुंडे थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह। कर्नल शेखावत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहां आओगी। मुझे यह भी पता था कि तुम्हारा वह होशियार भाई तुम्हें सारी जानकारी दे रहा है। उसके हाथ में अर्जुन द्वारा लिखी गई एक गुप्त रिपोर्ट की एक प्रति थी। उनके भीतर एक और जासूस था। तुम नौसिखिए भाई बहन मेरे साम्राज्य पर नजर रखने की हिम्मत करते हो? उसकी आंखें एक सांप की तरह चमक रही थीं। ठीक है, आज यहीं पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण हिम्मत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसने गुंडों को अपनी ठुड्डी से इशारा किया। इस लड़की को पकड़ो। दर्जनों आदमी एक साथ उसकी ओर दौड़े। अन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ने की तैयारी की। वह एक पुडिंग के लड़ने की साथ शेरनी थी, लेकिन उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था और दुश्मन बहुत ज्यादा थे। गोदाम पल भर में जीवन और मृत्यु के एक क्रूर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। कर्नल भैरव सिंह शेखावत ने जमीन पर पड़ी हांफती हुई अन्या को घृणा से देखा। बहुत बुरा हाल है अन्या सिंह, तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो। उसने कैप्टन गजेंद्र राणा को आदेश दिया, इसकी दाहिनी बांह तोड़ दो ताकि यह फिर कभी अपने हाथ से रिपोर्ट जैसी गुस्ताखी न कर सके। कैप्टन गजेंद्र राणा ने एक नीच मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाया। उसने जमीन पर पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई। नहीं, अन्या ने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब हिल नहीं रहा था। खटाक, लोहे की छड़ उसकी बांह पर बेरहमी से मारी गई। हड्डी के टूटने की एक भयानक आवाज शांत गोदाम में गूंज उठी। आह! अन्या के मुंह से अंततः एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी चेतना धीरे धीरे दूर हो रही थी। भाई, मुझे माफ करना। उसका आखिरी विचार अंधेरे में बिखर रहा था। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी बहादुर लड़ाई का अंत एक त्रासदी में होता दिख रहा था, लेकिन वह अभी तक नहीं जानती थी कि इस सारी निराशा के अंत में उसका क्या इंतजार कर रहा है और यह कि उसका भाई उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है। असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। अन्या की चेतना के अंधेरे में डूब जाने के बाद उस पुराने गोदाम में 3 भेड़ियों की एक गुप्त और घिनौनी साजिश शुरू हुई। उन्होंने अपने भयानक अपराध को छिपाने के लिए एक त्रुटिहीन उत्तम पटकथा तैयार करना शुरू कर दिया। उनके दिमाग युद्ध की रणनीति बनाते समय से भी कहीं ज्यादा तेज और शातिर तरीके से चल रहे थे। लानत है राणा, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? अगर यह लड़की सच में मर गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे, कर्नल भैरव सिंह शेखावत ने बेचैनी से कहा। उसके चेहरे पर देर से आए पछतावे के साथ साथ अपनी सुरक्षा का डर भी था, लेकिन उसके बगल में खड़े दूसरे गुर्गे आश्चर्यजनक रूप से शांत थे। उनके दिमाग में पहले से ही इस संकट को अवसर में बदलने की एक धूर्त योजना थी। कर्नल साहब, चिंता मत कीजिए, वह मरी नहीं है, बस बेहोश हो गई है। बल्कि यह अच्छा हुआ। इस अवसर पर हमें अन्या सिंह जैसी सिरदर्द को अपनी यूनिट से नहीं बल्कि पूरी सेना से हमेशा के लिए हटाने का एक आदर्श बहाना मिल गया है। उनकी आंखें सांप की तरह चमक रही थीं। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह अपनी लापरवाही के कारण ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गई। हमने उसे देखा और बचाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि हम कुछ नहीं कर सके। यह एक ऐसी उत्तम पटकथा थी कि यह शैतानी लग रही थी। वे पीड़िता को अपराधी और अपराधियों को नेक गवाह बनाने की योजना बना रहे थे, जिन्होंने पीड़िता को बचाने की कोशिश की थी। सूबेदार हरपाल दहिया ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा, यह एक बहुत अच्छा विचार है। वह लड़की वैसे भी हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करती थी। उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए हर कोई हमारी बात पर विश्वास करेगा। उन्होंने जमीन पर पड़ी अन्या के आसपास के दृश्य को इस तरह से हेरफेर करना शुरू कर दिया जैसे कि वह अकेले फिसल गई हो। उनका अपराध और भी साहसी और विस्तृत होता जा रहा था। सारी तैयारी पूरी करने के बाद कर्नल भैरव सिंह शेखावत ने एक घबराए हुए चेहरे के साथ इस घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। उसने अपनी तैयार की गई पटकथा के अनुसार अभिनय किया। ब्रिगेडियर साहब, एक बड़ी मुसीबत हो गई है। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह। लेफ्टिनेंट अन्या सिंह। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह रात में अकेले ट्रेनिंग करते हुए बुरी तरह घायल हो गई है। रिपोर्ट प्राप्त करने वाले वरिष्ठ अधिकारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत मेडिकल यूनिट और सैन्य पुलिस को मौके पर भेजा। अन्या को एक स्ट्रेचर पर मेडिकल यूनिट ले जाया गया। जब उसे ले जाया जा रहा था तो यूनिट के सभी सैनिक और अधिकारी उसे सदमे में देख रहे थे। कैप्टन गजेंद्र राणा ने एक चिंतित चेहरे के साथ उसका पीछा किया, एक उत्तम अभिनय करते हुए। मुझे उसे रोकना चाहिए था। मुझे माफ कर दो लेफ्टिनेंट अन्या। उसके पाखंडी आंसुओं को देखकर कुछ अधिकारियों को सच में विश्वास हो गया कि उसने अन्या को बचाने की कोशिश की थी। मेडिकल यूनिट पहुंचने पर अन्या की तुरंत आपातकालीन सर्जरी की गई। उसकी दाहिनी बांह में एक जटिल फ्रैक्चर का निदान किया गया। सैन्य डॉक्टर ने फैसला किया कि उसकी हालत इतनी गंभीर है कि उसे एक नागरिक अस्पताल में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। लेकिन यह फैसला कर्नल भैरव डेलेजेंटमसान सिंह शेखावत के अदृश्य दबाव से रोक दिया गया। डॉक्टर, यह मामला किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? लेफ्टिनेंट अन्या इस समय मानसिक रूप से बहुत अस्थिर है। बाहरी संपर्क उसकी हालत को और खराब कर देगा। उसे कुछ समय के लिए यूनिट के भीतर पूर्ण आराम करने दो। यह इलाज के लिए अलगाव नहीं था, यह सच्चाई को छिपाने के लिए एक उत्तम कैद थी। सैन्य डॉक्टर शेखावत के दबाव का विरोध नहीं कर सका। उसने अन्या की मेडिकल रिपोर्ट में झूठी टिप्पणी दर्ज की। व्यक्तिगत लापरवाही और गलती के कारण फ्रैक्चर, अत्यधिक तनाव के कारण मानसिक अस्थिरता का संदेह। उसने एक डॉक्टर के रूप में अपनी अंतरात्मा को बेच दिया था। इस तरह अन्या पूरी तरह से अलग थलग हो गई। उसे मेडिकल यूनिट के सबसे दूर एक निजी कमरे में वस्तुतः कैद कर दिया गया था। उसके कमरे के बाहर एक सैन्य पुलिसकर्मी 24 घंटे उसकी निगरानी करता था। किसी से भी मिलने या बात करने की अनुमति नहीं थी। वह एक विशाल मौन के कार्टेल में फंस गई थी। कुछ दिनों बाद जब अन्या को होश आया तो उसे भयानक शारीरिक दर्द और उससे भी ज्यादा भयानक मानसिक निराशा का सामना करना पड़ा। उसकी दाहिनी बांह एक भारी प्लास्टर में स्थिर थी। उसे अपना शरीर एक पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। उसने अपने पास आए सैन्य पुलिस अन्वेषक को अपनी आप बीती बताने की कोशिश की। नहीं, मैं किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुई। मुझ पर हमला किया गया था कर्नल भैरव सिंह शेखावत और उसके गुर्गों द्वारा। लेकिन अन्वेषक की प्रतिक्रिया ठंडी थी। लेफ्टिनेंट अन्या, शांत हो जाओ। क्या तुम्हारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत या गवाह है? गवाह? कैप्टन गजेंद्र राणा ने लगातार कहा है कि उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की और बदले में उसे धमकी दी गई। लेफ्टिनेंट, इस समय तुम्हारे दावे परिस्थितिजन्य रूप से बहुत अविश्वसनीय हैं। यह सदमे के कारण स्मृति भ्रम हो सकता है, इसलिए पहले आराम करो। वे शुरू से ही उसकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पहले ही अपना निष्कर्ष निकाल लिया था। एक नई महिला अधिकारी का चौंकाने वाला दुर्व्यवहार, यही वह सच्चाई थी जो उन्होंने इस घटना के लिए गढ़ी थी। अन्या निराश हो गई। अपराधियों की हिंसा से ज्यादा सच्चाई से मुंह मोड़ने वाले कमांडरों के स्वार्थ और सब कुछ देखने वाले सहकर्मियों के कायरतापूर्ण विश्वासघात ने उसकी आत्मा को और भी गहरे रसातल में धकेल दिया। वह एक विशाल मौन के महल में अकेली फंसी हुई एक राजकुमारी थी। उसे बचाने के लिए कोई राजकुमार नहीं था। ऐसा लगा जैसे उस पर चमकने वाली सारी रोशनी बुझ गई है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका शरीर टूट गया था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी मरी नहीं थी।
उसे इस अंधेरे में अकेले लड़ना था। उसे अपनी बची हुई हर चीज को दांव पर लगाकर इस घिनौने झूठ की दीवार को तोड़ना था। वह हर रात दर्द से कराहते हुए भी उस दिन की यादों को डेज़ेस्पेरेमेंट याद करती रही। उनकी आवाजें, उनके चेहरे, उनके कहे हुए एक एक शब्द, उसने सब कुछ अपने दिमाग में अंकित कर लिया ताकि वह भूल न जाए। वह इंतजार कर रही थी, किसी दिन कोई आएगा जो इस बंद दरवाजे को खोलेगा और उसकी आवाज सुनेगा, और उस दिन उम्मीद की वह चिंगारी एक विशाल आग बन जाएगी और इस सड़े हुए साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। कायर दर्शक अपने आरामदायक साम्राज्य की रक्षा के लिए एक व्यक्ति की आत्मा को अंधेरे में जिंदा दफन कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने जिसे दफनाया है वह केवल सच्चाई नहीं बल्कि एक विशाल ज्वालामुखी है जो जल्द ही फटने वाला है। और जिस दिन वह ज्वालामुखी फटेगा, उनकी झूठी शांति भी एक मुट्ठी राख में बदल जाएगी। भाग्य का समय चुपचाप बह रहा था। उसका भाई हरकत में आ चुका था। सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह का समय नरक जैसा था। जिस क्षण उसने अपनी बहन अन्या के साथ हुई दुर्घटना की खबर सुनी, वह जानता था कि यह सब झूठ है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक स्पष्ट आतंकवादी हमला और बदला था। वह तुरंत उन जानवरों के पास जाकर सब कुछ खत्म कर देना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसके कंधों पर अपनी बहन के बदले से भी ज्यादा भारी जिम्मेदारी थी। उसे अपनी भावनाओं को हावी नहीं होने देना था। उसे लंजिंग रहना था। वह मेडिकल यूनिट भागा, लेकिन वह अपनी बहन से नहीं मिल सका। सेकंड लेफ्टिनेंट अन्या सिंह को इस समय पूर्ण आराम की आवश्यकता है। मिलना असंभव है। एक सैन्य पुलिसकर्मी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत समझा, डे पथे लिया। उसकी बहन को कैद किया गया है। उस रात अर्जुन एक भूत की तरह चला। उसने अपनी सारी खुफिया क्षमताओं का इस्तेमाल करके सच्चाई को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने मेडिकल यूनिट के रात की ड्यूटी के रिकॉर्ड को हैक किया और अपनी बहन की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करने में सफल रहा। जटिल फ्रैक्चर, मानसिक अस्थिरता का संदेह। उन रिकॉर्डों को देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने न केवल उसकी बहन को शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया था, बल्कि वे उसे एक मानसिक रोगी के रूप में भी चित्रित कर रहे थे। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह अपने क्वार्टर में लौटा और उसने अपने सैन्य बैग के सबसे गहरे हिस्से से एक छोटा उपकरण निकाला। यह एक एन्क्रिप्टेड सैन्य सैटेलाइट संचार उपकरण था, जो केवल रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के परिवारों को ही दिया जाता था। यह वह आखिरी आपातकालीन कार्ड था जो उसके पिता ने उसे यहां आने से पहले दिया था। बेटा, अगर कभी सबसे खराब स्थिति आ जाए तो यह संकेत भेजना। तुम्हारे पास केवल एक मौका होगा। उसने कांपते हाथों से उपकरण चालू किया और एक छोटा संदेश टाइप किया। यह कोई फोन कॉल नहीं था। यह मदद मांगने वाला कोई साधारण संकट संकेत भी नहीं था। यह सिंह परिवार के 3 शीर्ष कमांडरों को ही भेजा जाने वाला अंतिम आपातकालीन कोड था। यह संकेत सेना के आधिकारिक संचार नेटवर्क के बजाय एक अलग एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी के माध्यम से केवल 3 स्थानों पर भेजा गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यालय, आयुध महानिदेशक का कार्यालय और एक और स्थान। संकेत में कोई आवाज या पाठ नहीं था। इसमें केवल भेजने वाले के सटीक जीपीएस निर्देशांक और 2 शब्दों का एक भयानक कोड था, ब्रोकन एरो, टूटा हुआ तीर। इसका मतलब था कि हमारा तीर यानी हमारा बच्चा दुश्मन द्वारा तोड़ दिया गया है। यह केवल मदद की गुहार नहीं थी, यह बदला लेने के लिए खून का संकेत था। जिस क्षण यह कोड भेजा जाता है, भारतीय सेना में सब कुछ रुक जाता है और यह केवल एक लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर देता है। टूटे हुए तीर को वापस लाना और उस तीर को तोड़ने वाले सभी दुश्मनों को नरक के अंत तक पीछा करके नष्ट करना। उस रात दिल्ली के साउथ ब्लॉक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय में दर्जनों मॉनिटर और उन्नत उपकरण लगातार दुनिया भर से जानकारी एकत्र कर रहे थे। तभी कार्यालय में एक तीखा आपातकालीन अलार्म बजा, जो पहले कभी नहीं बजा था। मॉनिटर के केंद्र में एक लाल चेतावनी संदेश दिखाई दिया, कोड रेड, ब्रोकन एरो। कंट्रोल रूम में सभी ऑपरेटर अपनी सीटों से उछल पड़े। उनके चेहरों से रंग उड़ गया था। वे उस कोड का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनके चीफ का बच्चा गिर गया था। ड्यूटी पर मौजूद एडजुटेंट ने कांपते हाथों से चीफ को सीधी हॉटलाइन पर संपर्क किया। उसी समय दिल्ली में अपने घर पर देर रात तक फाइलें देख रहे सिंह परिवार के 2 दिग्गजों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आयुध महानिदेशक,
कि सैटेलाइट फोन आपातकालीन घंटी की तरह बजने लगे। वे एक अशुभ पूर्वाभास से घिर गए। वह फोन पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं बजा था। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। रिसीवर के दूसरी तरफ से एडजुटेंट की डेसेस्पेरे आवाज आई, सर, मैडम, कोड रेड है, ब्रोकन एरो। दोनों जनरलों के हाथों से फोन गिर गया। उनके फौलादी चेहरे ढह गए। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने आपातकालीन बटन दबाया। कुछ ही क्षणों बाद उनके कार्यालय का दरवाजा खुला और एक एडजुटेंट अंदर भागा। तुरंत एक हेलीकॉप्टर तैयार करो। गंतव्य 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड है। उनकी आवाजें गुस्से से कांप रही थीं और पैरा, एसएफ और विशेष परिवहन इकाइयों के सभी लड़ाकू सक्षम कर्मियों को तुरंत आपातकालीन तैनाती के लिए बुलाओ। 30 मिनट के भीतर पूरी तरह से सशस्त्र होकर परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हो। कोई अपवाद नहीं। एडजुटेंट अपने कमांडरों के ऐसे रूप को देखकर स्तब्ध रह गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके सामने जो लोग थे वे हमेशा लंजिंग और तर्कसंगत रहने वाले उसके कमांडर नहीं थे। वे अपने बच्चे को खोने वाले 2 क्रोधित शेर थे। ऑपरेशन का नाम प्रलय है। उनके मुंह से निकले आखिरी शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। सोए हुए शेरों का गुस्सा जाग गया था और वह गुस्सा अब एक विशाल तूफान बनकर उन मूर्ख भेड़ियों के साम्राज्य को बहा ले जाने वाला था जिन्होंने उनके बच्चे को छूने की हिम्मत की थी। कोई भी नहीं बचेगा। न्याय का दिन इस तरह शुरू हो रहा था। इसका अंत नरक होना था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही होगा, सबसे नीचे से सबसे भयानक तरीके से। उस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के भूमिगत बंकर में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित एक आपातकालीन बैठक चल रही थी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे 2 व्यक्तियों की उपस्थिति ने बंकर की पूरी हवा को अपने कब्जे में ले रखा था। एक थे भारतीय सेना के 60 लाख सैनिकों को आदेश देने वाले, भारत का फौलादी दिल कहे जाने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौर, और उनके बगल में सेना की पूरी जीवन रेखा की जिम्मेदार पहली महिला 3 स्टार जनरल लौह महिला कही जाने वाली आयुध महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान बैठी थीं। वे एक सैनिक के रूप में एक दूसरे के आदर्श साथी और कामरेड थे, और घर पर वे एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले प्यार करने वाले पति पत्नी थे, और उनके जुड़वां बच्चे थे जो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। तभी बैठक कक्ष का भारी लोहे का दरवाजा खुला और चीफ का एडजुटेंट एक पीले पड़े चेहरे के साथ अंदर भागा। उसके हाथ में एक लाल रंग का गोपनीय लिफाफा था। सर, एक आपातकालीन स्थिति है। बैठक कक्ष में मौजूद सभी जनरलों की निगाहें उस पर टिक गईं। एडजुटेंट ने कांपते हाथों से लिफाफा जनरल विक्रम सिंह राठौर को दिया। लिफाफे के अंदर केवल एक पन्ने की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट लेते ही जनरल विक्रम सिंह राठौर का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। रिपोर्ट के केंद्र में लाल अक्षरों में केवल 2 शब्द लिखे थे, ब्रोकन एरो, टूटा हुआ तीर। यह उसके बेटे अर्जुन सिंह द्वारा भेजा गया आखिरी संकेत था। जनरल राठौर के मुंह से एक गहरी सांस निकली। उसका फौलादी चेहरा ढह रहा था। उसके इस भयानक बदलाव को सबसे पहले उसकी पत्नी लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान ने महसूस किया। उसने अपने पति के हाथ से रिपोर्ट छीन ली और उसकी दुनिया भी साथ साथ ढह गई। अन्या, अर्जुन, उसके मुंह से बच्चों के नाम एक सिसकी की तरह निकले। बैठक कक्ष में मौजूद सभी जनरल सांस रोके हुए थे। वे ब्रोकन एरो कोड का मतलब जानने वाले एकमात्र लोग थे। यह एक भयानक संकेत था कि चीफ के बच्चों के साथ सबसे बुरी स्थिति हुई है। उसी बच्चों के साथ सबसे बुरी स्थिति हुई है। क्षण जनरल विक्रम सिंह राठौर अपनी सीट से उछल पड़ा। उसने अपने सामने रखी मोटी कॉन्फ्रेंस टेबल पर मुक्का मारा। धमाका! एक विशाल विस्फोट के साथ टेबल 2 टुकड़ों में टूट गई। उसकी आंखों में अब दुहक नहीं बल्कि नरक की आग जैसी ज्वाला जल रही थी। उसने अपनी आपातकालीन हॉटलाइन कनेक्ट की। रिसीवर के दूसरी तरफ से स्पेशल फोर्सेज कमांड के कमांडर की तनावपूर्ण आवाज आई। सभी विशेष बल इकाइयां सुने। जनरल राठौर की आवाज नरक के शेर की दहाड़ की तरह गूंज उठी। तुरंत ऑपरेशन प्रलय शुरू करो। लक्ष्य 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड है। 1 घंटे के भीतर मौके पर पहुंचकर पूरी यूनिट को अपने कब्जे में ले लो। जो भी विरोध करे उसे बिना किसी भेदभाव के गोली मार दो। यह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का आदेश है।
उसके इस बेरहम आदेश से बैठक कक्ष में मौजूद सभी जनरल स्तब्ध रह गए। उसकी पत्नी लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान भी। उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखें भी फौलाद की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपनी हॉटलाइन कनेक्ट की। रिसीवर के दूसरी तरफ से आयुध कमान के निरीक्षणालय के प्रमुख की आवाज आई। तुरंत आयुध कमान की विशेष जांच दल को इकट्ठा करो। मुझे पिछले 10 सालों में 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को दी गई हर एक सैन्य आपूर्ति का हिसाब चाहिए। एक भी गोली, एक भी जोड़ी जूते तक नहीं बचना चाहिए। सब कुछ उजागर करो। दोनों का गुस्सा अभी शुरू ही हुआ था। यह भ्रष्ट साम्राज्य के खिलाफ सबसे कठोर और सबसे बेरहम खूनी सफाई की घोषणा थी। माता पिता के गुस्से के सामने कोई भी नहीं बचेगा। उनका न्याय अब शुरू हो रहा था और इसका अंत नरक होना था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही होगा। सबसे नीचे से, सबसे भयानक तरीके से उनका साम्राज्य इस तरह ढहने की तैयारी कर रहा था, हमेशा के लिए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की शांत सुबह पृथ्वी को हिला देने वाली एक प्रलयंकारी गड़गड़ाहट के साथ बिखर गई। धड़ 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 धड़, आकाश को चीरती हुई एक गड़गड़ाहट जैसी आवाज। यह दर्जनों ध्रुव और रुद्र अटैक हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े की तीखी गड़गड़ाहट थी जो जमीन के करीब उड़ रहे थे। नींद में डूबे यूनिट के सभी सैनिक और अधिकारी घबराकर अपनी चारपाइयों से उछल पड़े। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वे खिड़की से बाहर झोंकने लगे और उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। भारतीय सेना की एलीट विशेष बल पैरा एसएफ के प्रतीक चिन्ह वाले काले हेलीकॉप्टर विशाल स्टील के गिद्धों के झुंड की तरह यूनिट के ऊपर मेनेसिंगली मंडरा रहे थे। उनके भारी शरीर सुबह की पहली किरण को चीर रहे थे और पूरी यूनिट पर मौत की एक विशाल छाया डाल रहे थे। यह कोई ट्रेनिंग नहीं थी, यह एक स्पष्ट वास्तविक स्थिति थी। क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है या फिर कोई तख्ता पलट हो गया है? यूनिट पल भर में अत्यधिक भ्रम और आतंक में डूब गई। सायरन पागलों की तरह बजने लगे। बटालियन कमांडर कर्नल भैरव सिंह शेखावत पिछली रात की खुमारी से अभी उबरा भी नहीं था कि वह अस्त व्यस्त हालत में अपने क्वार्टर से बाहर भागा। उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ अपने साम्राज्य पर हुए आक्रमण का असहनीय गुस्सा था। ये कौन कमीने हैं? मेरी इजाजत के बिना इस पवित्र 23वीं ब्रिगेड के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की हिम्मत किसने की? वह आसमान की ओर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज विशाल हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट में बेबसी से खो गई। हेलीकॉप्टर बेड़े ने निर्दिष्ट हेलीपैड के बजाय बटालियन के परेड ग्राउंड के ठीक बीच में उतरना शुरू कर दिया। विशाल प्रोपेलरों ने परेड ग्राउंड की धूल बटालियन के परेड ग्राउंड के समसदारा को एक तूफान की तरह उड़ा दिया। कर्नल भैरव सिंह शेखावत और अन्य सभी कमांडर घबराकर परेड ग्राउंड की ओर भागे। वे यह जानने के लिए डेज़ेस्पेरेमेंट प्रयास कर रहे थे कि क्या हो रहा है और किसने उनके घर में इस तरह से अनधिकृत रूप से प्रवेश किया है। अंत में सबसे आगे वाला कमांड हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, लेकिन दूसरे हेलीकॉप्टर नहीं उतरे। इसके बजाय हेलीकॉप्टरों के दोनों दरवाजे खुले और अंदर से पूरी तरह से सशस्त्र पैरा एसएफ के कमांडो, जो नरक के काले दूतों की तरह लग रहे थे, रस्सियों के सहारे तेजी से नीचे उतरने लगे। उनके चेहरे काले छलावरण पेंट से रंगे हुए थे और उनकी आंखें केवल लक्ष्य की ओर देखने वाली एक क्रूर हत्या की चमक से भरी थीं। उन्होंने पल भर में परेड ग्राउंड के चारों ओर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और एक रक्षात्मक स्थिति बना ली। उनके हाथों में पकड़ी असॉल्ट राइफलों की नालियां परेड ग्राउंड से कुम के बाद के बला जो कि बरे की ओर भागे आए 23वीं ब्रिगेड के अधिकारियों की ओर सटीक और ठंडे ढंग से तनी हुई थीं। कर्नल भैरव सिंह शेखावत और उसके गुर्गे अपनी आंखों के सामने पड़ताह वास्तविक दृश्य को देखकर वहीं जम गए और अंत में कमांड हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और 2 लोग धीरे धीरे बाहर आए। जिस क्षण उन्होंने जमीन पर कदम रखा, परेड ग्राउंड में भरा सारा शोर एक झूठ की तरह गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलरों की आवाज भी उनकी एकरासांते उपस्थिति के सामने अपनी शक्ति खोकर विलीन हो गई। वे भारतीय सशस्त्र बलों के जीवित किंवदंती और पूर्ण शक्ति के प्रतीक थे। एक थे सेना के सर्वोच्च सम्मान जनरल के पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विक्रम सिंह राठौर। उनके चेहरे पर एक दयालु पिता के बजाय सब कुछ जमा देने वाला एक ठंडा गुस्सा था और उनके बगल में भारत की पहली महिला 3 स्टार जनरल आयुध महानिदेशक मीरा चौहान
उसी क्रूर अभिव्यक्ति के साथ खड़ी थीं। भारतीय सेना के दो शीर्षस्थ व्यक्ति, दो माता पिता, अपने इकलौते बच्चों के सम्मान को वापस पाने और उन्हें चोट पहुंचाने वालों को दंडित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक साथ उतरे थे। कर्नल भैरव सिंह शेखावत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे लगा कि वह एक सपना देख रहा है, एक भयानक दुःस्वप्न। उस नरक जैसी चुप्पी को जनरल राठौर की गहरी और भारी आवाज ने तोड़ा। भैरव सिंह, जी सर। कर्नल शेखावत ने अनजाने में एक अनुशासित आवाज में जवाब दिया। मेरे बेटे और बेटी कहाँ हैं? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक विशाल ज्वालामुखी के फटने से ठीक पहले की भयानक ऊर्जा थी। आपके बेटे और बेटी सर? मैं समझा नहीं। भैरव सिंह ने अभी भी स्थिति को समझने में असमर्थ एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। तभी परेड ग्राउंड के एक कोने में, जो यह सब एक स्तब्ध अवस्था में देख रहे थे, कैप्टन गजेंद्र राणा और सूबेदार हरपाल दहिया की नजरें दोनों जनरलों के चेहरों पर पड़ीं और उनके दिमाग में पिछले कुछ महीनों से उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए दो युवा नए अधिकारियों के चेहरे कौंध गए। अन्या सिंह, अर्जुन सिंह और विक्रम सिंह। क्या यह हो सकता है? उनके चेहरों से सारा खून गायब हो गया। आह! कैप्टन गजेंद्र राणा के मुंह से एक अर्थहीन सिसकी निकली। उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह वहीं परेड ग्राउंड पर गिर पड़ा। सूबेदार हरपाल दहिया का चेहरा भी एक सफेद चादर की तरह हो गया था। वह पीछे हटते हुए अपने ही पैरों पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। दोनों जनरलों ने उनकी इस दयनीय हालत को ठंडी आंखों से देखा। उनकी निगाहें अब उन्हें इंसान के रूप में नहीं देख रही थीं। उनकी आंखों में वे अब सैनिक नहीं थे, वे सिर्फ गंदे, घिनौने कीड़े थे जिन्होंने उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया था। जनरल राठौर ने अब भैरव सिंह के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने अपने साथ आए पैरा SF के कमांडो को अपनी ठुड्डी से इशारा किया। यहां जमीन पर रेंग रहे इन दो कीड़ों को और इनके सरगना कर्नल भैरव सिंह शेखावत को तुरंत मेरे सामने लाओ। उसका आदेश बर्फ की तरह ठंडा और निर्णायक था। नरक के द्वार खुलने का क्षण था। न्याय का दिन उनके लिए सबसे क्रूर और सबसे कठोर तरीके से आ रहा था। उनका साम्राज्य अब खत्म हो गया था, हमेशा के लिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राठौर का आदेश परम था। उनके एक इशारे पर तैयार खड़े पैरा SF के कमांडो नरक से छूटे शिकारी कुत्तों की तरह बिखर गए। उनकी हरकतें शांत, तेज और घातक थीं। वे पहले परेड ग्राउंड पर घुटनों के बल बैठे कांप रहे कर्नल भैरव सिंह शेखावत, कैप्टन गजेंद्र राणा और सूबेदार हरपाल दहिया के पास पहुंचे। तीनों ने विरोध करने की भी नहीं सोची। उन्होंने सहज रूप से महसूस किया कि जो उनकी ओर आ रहा है वह कोई इंसान नहीं, बल्कि मौत की एक अपरिहार्य छाया है। पैरा SF के कमांडो ने उनकी बाहों को बेरहमी से उनकी पीठ के पीछे मोड़ दिया और उन्हें केबल टाई से कसकर बांध दिया। आह! उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलीं, लेकिन किसी ने भी उन पर दया नहीं की। तीनों मुख्य अपराधी पल भर में गिरफ्तार कर लिए गए और परेड ग्राउंड पर अपराधियों की तरह घुटनों के बल बैठा दिए गए। उनका घमंडी और विजयी रूप गायब हो गया था और केवल आतंक और निराशा से भरे दयनीय चेहरे बचे थे। लेकिन जनरल राठौर का गुस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। उसकी निगाहें परेड ग्राउंड पर खड़े 23वीं ब्रिगेड के सैकड़ों सैनिकों पर पड़ी। उसकी आवाज एक लाउड स्पीकर के माध्यम से पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। इनमें सेकंड लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह होगा, आगे आओ। कुछ क्षणों की खामोशी छा गई और फिर अधिकारियों की कतार के सबसे पीछे से एक युवा अधिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह अर्जुन था। उसका चेहरा थकान और दुहक से पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और मजबूत चमक रही थीं। वह अपने माता पिता और घुटनों के बल बैठे 3 अपराधियों के सामने खड़ा हो गया। बेटा, जनरल राठौर की आवाज हल्के से कांपी। बताओ, मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले कौन हैं? उसके सवाल पर अर्जुन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में गोदाम में डेज़ेस्पेरेमेंट पड़ी अपनी बहन की छवि कौंध गई। उसके सीने में एक गर्म गुस्सा उमड़ आया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी उंगली ने बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों अपराधियों की ओर सटीक इशारा किया। ये तीनों, सर, सभी। उसका यह एक शब्द उनके भाग्य पर अंतिम मुहर लगाने वाला मृत्युदंड था। जनरल राठौर ने अब कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी
लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान की ओर देखा। उसकी आंखें भी फौलाद की तरह ठंडी चमक रही थीं। दोनों पति पत्नी एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ मेडिकल यूनिट की ओर चल पड़े। उनके पीछे डरे हुए यूनिट कमांडर अपराधियों की तरह उनका पीछा करने लगे। मेडिकल यूनिट की इमारत हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस शांति में सच्चाई को छिपाने की एक कायरतापूर्ण चुप्पी थी। दोनों जनरल मेडिकल ऑफिसर की अगुवाई के बिना सीधे उस सबसे दूर के हिस्से की ओर बढ़े जहां निजी कमरे थे। अंत में वे एक कमरे के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, पूर्ण आराम, मिलना मना है। जनरल राठौर ने दरवाजा खोला और उनकी आंखों के सामने एक नरक जैसा दृश्य था। एक ठंडी चारपाई पर उनकी प्यारी बेटी, उनकी गौरवशाली बेटी अन्या सिंह एक मम्मी की तरह लेटी हुई थी। उसकी दाहिनी बांह एक भारी प्लास्टर में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़कर पारदर्शी हो गया था और उसकी आंखें बिना किसी फोकस के शून्य में देख रही थीं। अन्या, लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान के मुंह से एक सिसकी भरी चीख निकली। वह अपनी बेटी की ओर भागी और उसके घायल शरीर को ऐसे गले लगाया जैसे वह टूट जाएगी। जनरल राठौर उस दृश्य को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका फौलादी चेहरा ढह गया। उसकी आंखों से गर्म आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उस क्षण दोनों माता पिता के दिलों में तर्क की आखिरी डोर पूरी तरह से टूट गई। जनरल राठौर धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में केवल नरक की ज्वाला जल रही थी। उसकी निगाहें उन पीले पड़े यूनिट कमांडरों पर पड़ीं जो सिर झुकाए खड़े थे। तुम लोग थे? उसकी आवाज नरक की गहराइयों से आती हुई सी ठंडी और धीमी थी। मेरी बेटी की यह हालत होने तक तुम लोगों ने यह सब अनदेखा किया और चुप रहे। उसकी घोषणा इस यूनिट के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक मृत्यु दंड के समान थी। आज इस यूनिट के सभी जिम्मेदार अधिकारी अपने पापों की कीमत चुकाएंगे। मैं एक को भी नहीं बख्शूंगा। उसकी पत्नी लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान भी वैसी ही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी आंखें भी फौलाद की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपने एडजुटेंट को आदेश दिया, तुरंत आयुध कमान की विशेष जांच दल को बुलाओ। मुझे पिछले 10 सालों में 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को दी गई हर एक सैन्य आपूर्ति का हिसाब चाहिए। एक भी गोली, एक भी जोड़ी जूते तक नहीं बचना चाहिए। सब कुछ उजागर करो। उसका गुस्सा अभी शुरू ही हुआ था। यह भ्रष्ट साम्राज्य के खिलाफ सबसे कठोर और सबसे बेरहम खूनी सफाई की घोषणा थी। माता पिता के गुस्से के सामने कोई भी नहीं बचेगा। उनका न्याय अब शुरू हो रहा था और इसका अंत नरक होना था। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार ही होगा, सबसे नीचे से सबसे भयानक तरीके से। उनका साम्राज्य इस तरह ढह रहा था हमेशा के लिए, और इसके केंद्र में 2 युवा सैनिक मजबूती से खड़े थे। उनकी असली किंवदंती अब शुरू हो रही थी। ऑपरेशन प्रलय का परिणाम भारतीय सेना में एक विशाल भूचाल ले आया। 2 में लोकीहा भूचाल ले आया। शीर्ष कमांडरों का गुस्सा केवल एक बटालियन के भ्रष्टाचार को साफ करने पर ही नहीं रुका। यह सेना में गहरी जड़ें जमा चुके सभी अन्याय और भ्रष्टाचार की जंजीरों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक बड़े युद्ध की प्रस्तावना थी। कुछ महीने बाद सैन्य अदालत ने जुड़वां भाई बहन और भ्रष्ट साम्राज्य के मुख्य अपराधियों पर बिना किसी दया के कठोर फैसला सुनाया। मामले का मुख्य अपराधी पूर्व कर्नल भैरव सिंह शेखावत, सैन्य आपूर्ति की हेराफेरी और अवैध बिक्री, अधीनस्थ पर हमला और गंभीर चोट पहुंचाना, पद का दुरुपयोग और सबसे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालने वाले हथियार तस्करी के सभी आरोपों में दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। उसका सारा सम्मान और पेंशन छीन लिया गया और उसका नाम भारतीय सेना के इतिहास में सबसे शर्मनाक नामों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। उसके वफादार गुर्गे पूर्व कैप्टन गजेंद्र राणा और पूर्व सूबेदार हरपाल दहिया को भी उनके अपराधों के अनुरूप आजीवन कारावास और कई दशकों की कैद की सजा सुनाई गई। एक समय 23वीं ब्रिगेड को आतंक और भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनाने वाले वे अब ठंडी जेल की सलाखों के पीछे डोक खायर अपने पापों पर पछताते हुए अपना शेष जीवन बिताएंगे। न्याय हो चुका था। अदालत में राहत के साथ साथ यह भारी खामोशी थी कि गिरा हुआ न्याय अंततः स्थापित हो गया है। यह मामला केवल कुछ भ्रष्ट सैनिकों को दंडित करने पर ही नहीं रुका।
यह भारतीय सेना को जड़ से बदलने वाले एक बड़े सुधार का शुरुआती बिंदु बन गया। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट जुड़वा नामक एक विशेष सुधार योजना की घोषणा की। इसकी सामग्री अभूतपूर्व थी। पहला, सेना में सभी प्रकार की निजी सजा और रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध। दूसरा, महिला अधिकारियों सहित सभी सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र बाहरी निगरानी संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सैन्य मानवाधिकार संरक्षक प्रणाली की स्थापना। तीसरा, सभी इकाइयों में पेशेवर मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की अनिवार्य नियुक्ति और सभी सैनिकों के लिए महीने में एक बार अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परामर्श। चौथा, कमांडरों के यूनिट प्रबंधन मूल्यांकन में मानवाधिकार सूचकांक को शामिल करना, ताकि अपने अधीनस्थों के मानवाधिकारों का सम्मान न करने वाले कमांडरों को पदोन्नति से पूरी तरह से बाहर रखा जा सके। यह सुधार योजना सेना जैसे बंद संगठन की पुरानी और भ्रष्ट प्रथाओं को जड़ से उखाड़ने वाली एक क्रांति के समान थी। और इन सभी बाधाओं परिवर्तनों के केंद्र में दो युवा सैनिक थे, अन्या सिंह और अर्जुन सिंह। दोनों भाई बहन ने नरक जैसे दर्द के बावजूद कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अन्या ने कई महीनों तक हड्डियों को गला देने वाले पुनर्वास उपचार को एक फौलादी इच्छा शक्ति के साथ सहन किया। उसके साथ हमेशा उसके मजबूत माता, पिता और भाई एक छाया की तरह थे। अंत में एक चमत्कार हुआ। उसकी टूटी हुई बांह, जिसे सबने असंभव मान लिया था, धीरे धीरे फिर से काम करने लगी। उसने एक बच्चे की तरह फिर से चलना, फिर से दौड़ना सीखा और अंत में वह अपने दोनों पैरों पर मजबूती से फिर से खड़ी हो गई। सबने सोचा कि वह अब वर्दी उतारकर एक सामान्य जीवन में लौट जाएगी, लेकिन उसने सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए सेना में ही रहने का फैसला किया। मैं भागूंगी नहीं, मैं एक सैनिक के उस सम्मान को जिसकी मैं रक्षा करना चाहती थी, अपने दम पर फिर से स्थापित करूंगी। उसका निर्णय दृढ़ था। उसने खुद से वादा किया कि वह सबसे मजबूत और सबसे न्यायप्रिय सैनिक बनेगी, ताकि उसके जैसे पीड़ित इस देश में फिर कभी पैदा न हो। उसका भाई अर्जुन भी वैसा ही था। उसने इस मामले को सबसे करीब से देखा था और सेना की काली छाया को गहराई से महसूस किया था। उसने फैसला किया कि वह एक खुफिया अधिकारी के रूप में अब केवल अदृश्य स्थानों से सच्चाई को उजागर करने की भूमिका में नहीं रहेगा। उसने एक सच्चा कमांडर बनने का फैसला किया, जो सीधे मैदान में अपने अधीनस्थों के साथ सांस लेता है और उनकी रक्षा करता है। दोनों भाई बहन के साहसी कार्यों और अटूट सैनिक भावना ने पूरी सेना को प्रेरित किया। रक्षा मंत्रालय ने उनके योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें शौर्य बरहन-जो महा चक्र से सम्मानित किया और उन्हें एक रैंक की विशेष पदोन्नति दी। वे अब जनरल के बच्चों की छाया में नहीं थे। वे अपने खून और पसीने से अपनी कीमत साबित करने वाले सच्चे सैनिक थे। कैप्टन अन्या सिंह और कैप्टन अर्जुन सिंह। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए और 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड में एक नई शांति आई। यूनिट को भंग करने के स्तर पर फिर से स्थापित किया गया। भ्रष्ट और अक्षम कमांडरों को बदल दिया गया और उनकी जगह सक्षम और ईमानदार नए लोगों ने ले ली। यूनिट की सभी ट्रेनिंग प्रणालियों और कल्याण योजनाओं को केवल सैनिकों के दृष्टिकोण से पारदर्शी और तर्कसंगत रूप से सुधारा गया। और इन सभी परिवर्तनों के केंद्र में दो युवा कमांडर थे, कैप्टन अन्या सिंह और कैप्टन अर्जुन सिंह। वे दोनों इस यूनिट के नए कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्त हुए थे। वे अतीत के दर्द से उबर चुके थे। वे जिस सेना का सपना देखते थे उसे अपने हाथों से बना रहे थे। उनका साम्राज्य हिंसा और आतंक पर नहीं, बल्कि विश्वास और भाईचारे पर बन रहा था। उनकी असली किंवदंती अब शुरू हो रही थी और उनकी कहानी इस देश के सभी युवाओं के लिए उम्मीद की एक कभी न बुझने वाली मशाल बन जाएगी। उनका भविष्य उज्जवल था और वह भविष्य उनके ही हाथों में था। उनके दिल गर्मजोशी से जल रहे थे। 1 साल बाद भारतीय सैन्य अकादमी के परेड ग्राउंड में नए अधिकारियों का संयुक्त कमीशनिंग समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जा रहा था। अनगिनत जनरल, सैन्य अधिकारी और उनके परिवार इस जगह को भर रहे थे। समारोह के सबसे ऊंचे अतिथि दीर्घा में जनरल विक्रम सिंह राठौर और लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान गर्व से बैठे थे। उनकी निगाहें परेड ग्राउंड का नेतृत्व कर रहे और समारोह का संचालन कर रहे 2 युवा कमांडरों पर टिकी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के पद पर पदोन्नत हुए अन्या और अर्जुन सिंह थे।
दोनों ने पिछले 1 साल में 23वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड को भारतीय सेना की सबसे अनुकरणीय इकाइयों में से एक में पूरी तरह से बदल दिया था। उनके अभिनव नेतृत्व और गर्मजोशी भरे भाईचारे ने पूरी सेना में एक नई हवा ला दी थी और उनके योगदान को स्वीकार करते हुए दोनों आज इस गौरवशाली अवसर के नायक थे। समारोह का अंतिम भाग था उत्कृष्ट कमांडरों के लिए पुरस्कार समारोह। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विक्रम सिंह राठौर स्वयं पुरस्कार देने के लिए मंच पर आए। उनके मुंह से एक गौरवशाली नाम गूंजा, वर्ष के गौरवशाली कमांडर पुरस्कार। सेना के कैप्टन अन्या सिंह और कैप्टन अर्जुन सिंह तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों भाई बहन मंच पर आए। वे अब अतीत के घायल नए अधिकारी नहीं थे। उनके कदमों में एक अटूट आत्मविश्वास था। उनकी आंखों में किसी भी चुनौती से न झुकने वाली एक फौलादी इच्छा शक्ति चमक रही थी। दोनों मंच के केंद्र में खड़े होकर अपने पिता और जीवित किंवदंती जनरल विक्रम सिंह राठौर के सामने आए और उन्होंने अपने पूरे सैन्य जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अनुशासित सैल्यूट किया। जय हिंद। जनरल राठौर ने अपने बेटे और बेटी को गर्व भरी आंखों से देखते हुए उनका सैल्यूट स्वीकार किया। उसने स्वयं दोनों के सीने पर चमकते हुए पदक लगाए। उसकी आंखों में गर्म आंसू आ गए। उसने दोनों को कसकर गले लगाया। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दर्शकों में बैठी उनकी मां लेफ्टिनेंट जनरल मीरा चौहान की आंखों से भी गर्म आंसू बह निकले। उसकी आंखों में अपने गौरवशाली बेटे और बेटी की छवि के साथ साथ नरक जैसे दर्द को पार कर फीनिक्स की तरह फिर से जन्म लेने वाले 2 महान सैनिकों की छवि थी। दोनों भाई बहन ने अपने माता पिता की ओर दुनिया की सबसे उज्जवल और सबसे खूबसूरत मुस्कान दी। उनकी लंबी और कठोर सर्दी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। घाव भर गए थे जो एक दूसरे के प्रति गहरी समझ और प्यार के निशान बन गए थे, और उन घावों के ऊपर एक नई मजबूत और अधिक शानदार उम्मीद अंकुरित हो रही थी जो किसी भी चुनौती से नहीं टूटेगी। नरक के बीच से अंततः एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक शानदार सुबह लाने वाले 2 युवा नायक। उनकी असली किंवदंती अब शुरू हो रही थी और उनकी कहानी इस देश के सभी युवाओं के लिए उम्मीद की एक कभी न बुझने वाली मशाल बन जाएगी। आज हमारी कहानी यहीं तक है। 2 युवा सैनिकों ने एक विशाल भ्रष्ट साम्राज्य के खिलाफ कैसे एक दूसरे की रक्षा की और सच्चाई को सामने लाया। आपने इसे कैसे देखा? जब न्याय एक सड़े हुए सिस्टम द्वारा ढक दिया जाता है तो क्या कुछ व्यक्तियों का साहस दुनिया को बदल सकता है? और अगर आपके सबसे प्रिय परिवार को इस तरह का भयानक दर्द सहना पड़ता तो आप क्या करते? कृपया अपने बहुमूल्य विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। आपकी गर्मजोशी भरी सहानुभूति और कहानियां हमें और भी गहरी कहानियां बनाने में बहुत मदद करती हैं।